कभी आपने अपने वॉलेट में रखे नोट को ठीक से देखा है? उस पर एक लाइन लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, यानी मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पर ये वचन, ये प्रॉमिस आखिर कर कौन रहा है, और इस कागज के टुकड़े को इतना पावरफुल बनाता क्या है? चलिए आज इसी प्रॉमिस के पीछे के पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। सो द बिग क्वेश्चन इज, ये कौन डिसाइड करता है कि आपके हाथ में जो नोट है उसकी वैल्यू 500 है, 50 नहीं या 5000 नहीं? इस कागज को इसकी असली ताकत देता कौन है? इस सवाल का जवाब इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। और जवाब है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। आप इसको इंडियन इकोनॉमी का बिग बॉस समझ सकते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो ना सिर्फ हमारे पैसे बनाता है, बल्कि उसकी वैल्यू को संभाल कर भी रखता है। तो आज हम आरबीआई के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स को समझेंगे। पहला, नोट छापने का पावर। दूसरा, ये कैसे सरकार और बाकी सारे बैंक्स का भी बैंक है। और आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग, ये कैसे पूरी इकोनॉमी के लिए एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी पावर से। देखिए, हर कंट्री में सिर्फ एक ही सेंट्रल बॉडी होती है जिसके पास करेंसी यानी नोट इशू करने का स्पेशल राइट होता है, और इंडिया में ये सुपर पावर है आरबीआई के पास। इसी एक्सक्लूसिव राइट की वजह से आरबीआई को बैंक ऑफ इशू कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर हर बैंक अपने अपने नोट छापने लगता तो क्या होता? कितना कंफ्यूजन होता ना, कौन सा असली कौन सा नकली। इसी कियोस्क से बचाने के लिए आरबीआई की ये मोनोपोली यानी अकेले का राज बहुत जरूरी है। इसको एक फैमिली की तरह सोचिए। मान लीजिए घर में सिर्फ पापा ही प्रॉमिस स्लिप्स दे सकते हैं, जिनको सब बच्चे और मम्मी सब लोग मानते हैं और यूज करते हैं। बस इंडिया की फैमिली के लिए आरबीआई वही पेरेंट है जिसके दिए हुए प्रॉमिस पर पूरे देश को भरोसा है। तो ये आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, यूनिफॉर्मिटी। हर 500 का नोट एक जैसा दिखता है, इससे कंफ्यूजन और नकली नोट का खतरा कम होता है। दूसरी बात, पब्लिक ट्रस्ट। आपको और मुझे नोट पर इसलिए भरोसा है क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पीछे आरबीआई है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आरबीआई कंट्रोल कर पाता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो नोट छापने वाला पावर तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं आरबीआई का दूसरा बड़ा काम। ये न सिर्फ नोट छापता है, बल्कि ये सरकार का और देश के बाकी सभी बैंक्स का भी बैंक है। इसके 2 बड़े क्लाइंट्स हैं। पहला, हमारी सरकार। आरबीआई सरकार के सारे अकाउंट्स मैनेज करता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन देता है और उनका फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। और दूसरा क्लाइंट, देश के सारे बैंक्स, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर बैंक का एक अकाउंट आरबीआई के पास होता ही होता है। इसीलिए तो ये सबसे बड़ा बॉस है। इसको एक स्कूल की तरह समझो। आरबीआई हो गया प्रिंसिपल, और बाकी सारे बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब हो गए टीचर्स। प्रिंसिपल ही सारे रूल्स बनाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और जब किसी टीचर को हेल्प चाहिए होती है तो प्रिंसिपल ही उनकी मदद करता है। सिंपल, राइट? ये लाइन सब कुछ कह देती है। आरबीआई का सबसे जरूरी काम है ये इंश्योर करना कि पूरा बैंकिंग सिस्टम सेफ और आवाज साउंड मतलब एकदम ठीक ठाक रहे। बेसिकली आरबीआई ये देखता है कि आपका और मेरा मेहनत का पैसा बैंक में सेफ है, और इसी वजह से हम सब बैंक्स पर ट्रस्ट कर पाते हैं। तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सिंपल सी बात है, आरबीआई की वजह से ही आपका बैंक सेफ रहता है। इसकी वजह से ही हमारा बैंकिंग सिस्टम अचानक से कोलैप्स नहीं कर जाता। ये आपके सेविंग्स की सिक्योरिटी गार्ड है। ओके, अब आते हैं आरबीआई के सबसे पावरफुल और डायनामिक रोल पर, इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल। हाँ, आपने सही सुना। आरबीआई के पास ऐसे टूल्स हैं जिससे वो पूरी इकोनॉमी की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल की तरह। इस रिमोट कंट्रोल का ऑफिशियल नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक फैंसी टर्म है, बट इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये वो तरीका है जिससे आरबीआई मार्केट में पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करता है, ताकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी आराम से चलती रहे। बिल्कुल एक एसी के रिमोट की तरह सोचिए। जब इकोनॉमी में गर्मी बढ़ जाती है, मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आरबीआई रिमोट से टेम्परेचर कम करने के लिए रेट बढ़ा देता है। और जब इकोनॉमी ठंडी पड़ जाती है यानी रिसेशन, तो आरबीआई रेट घटाकर माहौल को थोड़ा गर्म यानी कंफर्टेबल बना देता है। अब इस रिमोट कंट्रोल के 2 खास बटन्स को देखते हैं, सीआरआर और एसएलआर। ये दोनों एक तरह के इमरजेंसी फंड्स हैं जो हर बैंक को मेंटेन करने ही पड़ते हैं। सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो क्या है? सोच लीजिए, बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा यूज आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है। ये पैसा लॉक हो जाता है, बैंक इससे लोन नहीं दे सकता और इस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है।
और SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी टोटल डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज है। लेकिन ये पैसा बैंक को RBI के पास नहीं बल्कि अपने ही पास रखना पड़ता है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, जैसे कैश, सोना या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये बैंक का अपना इमरजेंसी फंड है। ओके, अब आते हैं रिमोट कंट्रोल के सबसे इंपॉर्टेंट बटन्स पर, पॉलिसी रेट्स। इसमें दो मेन रेट होते हैं, रेपो रेट जिसमें RBI बाकी बैंक्स को पैसा देता है, और रिवर्स रेपो रेट जिसमें RBI बाकी बैंक्स से पैसा लेता है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर RBI दूसरे बैंक्स को लोन देता है। अब सोचिए, अगर RBI बैंक्स को महंगा लोन देगा तो बैंक्स आगे हमें और आपको भी महंगा लोन देंगे, और जब लोन महंगे हो जाते हैं तो लोग कम खर्चा करते हैं और महंगाई कंट्रोल में आने लगती है। चलिए, अब आपकी बारी। थोड़ा सोचिए, अगर मार्केट में महंगाई रॉकेट की तरह बढ़ रही है और आप RBI गवर्नर हैं, तो आप बैंक रेट या रिपो रेट को क्या करेंगे? A, बढ़ाओगे या B, घटाओगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ये सब जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके होम लोन की EMI, कार लोन की EMI, पर्सनल लोन की EMI, सब कुछ इसी रेपो रेट से डायरेक्ट लिंक होता है। जब भी ये रेट बदलता है, आपकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। RBI क्या है? ये अकेले नोट छापने वाला है। ये सरकार और बैंक्स का बैंक है। ये सभी बैंक्स का बॉस है, और ये पूरी इकोनॉमी का गार्डियन यानी रक्षक है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगर आज आपको RBI का गवर्नर बना दिया जाए, तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? महंगाई को कंट्रोल करना या देश की ग्रोथ को बढ़ाना? ये एक ऐसी टाइट रोप वॉक है जिस पर हर सेंट्रल बैंकर को चलना पड़ता है। आप क्या करते?